नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे बहुत सारे इस्लामिक नेशंस, अरब नेशंस बहुत गुस्सा हैं। ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया कि यूएसए गाजा पर कब्जा कर लेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन की हेडलाइन, ट्रंप सेज यूएसए विल टेक ओवर गाजा स्ट्रिप एंड डज नॉट रूल आउट यूजिंग अमेरिकन ट्रूप्स। इन्होंने कहा है कि जरूरत आने पर मैं अमेरिकन सोल्जर्स का भी यूज कर दूंगा, मगर गाजा पट्टी बर्बाद हो चुकी है। इसराइल ने ऐसी बॉम्बिंग करी है गाजा पट्टी पर कि वहां पे बस अब टूटी फूटी बिल्डिंग्स बची है, मलबा बचा है। आम आदमी कहां रह पाएगा वहां पे। तो जो पॉपुलेशन है ना गाजा की, उसको हम शिफ्ट कर देंगे। आसपास के जो देश हैं, इजिप्ट वगैरह, वहां पे हम ले जाएंगे इस पॉपुलेशन को और गाजा को हम टेक ओवर कर लेंगे। वी विल ओन गाजा स्ट्रिप। और नेतन्याहू ने यह बात सुनकर ट्रंप की ऐसी तारीफ करी और यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हैं इजराइल के ग्रेटेस्ट फ्रेंड। अगेन यहां पे मैं आपको बता दूं, आप सोचकर देखिए, जिस गाजा पट्टी पर रिसेंटली इजराइल ने इतनी बॉम्बिंग करी है। अब तो बाय द वे हाल ही में एक रिसर्च हुई है, एक नया नंबर रिसेंटली सामने आया है कि गाजा पट्टी में एक्चुअली 45,000 नहीं, 65,000 लोग मारे गए थे इजराइल की बॉम्बिंग के बाद। अब उसी गाजा पट्टी को ट्रंप कह रहे हैं कि यूएसए कब्जा लेगा। और मैं चाहता हूं आज के समय सोशल मीडिया पर इसके बारे में क्या बातचीत चल रही है, ये मैं आपको दिखाऊं। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। अब पहली बात तो आप एक बात नोट करिएगा, हर जगह ना लोग ऐसी ट्वीट कर रहे हैं, कई पाकिस्तानी, कई मिडल ईस्ट के लोग ऐसी ट्वीट कर रहे हैं कि ट्रम्प तो बन गए हैं वेटर। ये जो क्लिप है ना, ये आज के समय हो चुकी है वायरल। बेसिकली क्या हुआ था कि नेतन्याहू यूएसए में गए। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय लगातार फॉरेन लीडर से एक के बाद एक मिल रहे हैं। 4 फरवरी 2025 को ये मिले नेतन्याहू से, 7 फरवरी को ये मिलेंगे जापान के प्रधानमंत्री से, 11 फरवरी को ये मिलेंगे जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द सेकंड से, और फिर 13 फरवरी को ये मिलेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जो फर्स्ट 5 वर्ल्ड लीडर्स होंगे उनमें इंडिया के पीएम भी यहां पर शामिल है। नाउ सबसे पहले वर्ल्ड लीडर जिनको होस्ट कर रहे थे ट्रंप, ये नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू आए व्हाइट हाउस में और उसके बाद देखिए जब नेतन्याहू बैठने वाले थे ना, ट्रंप ने लिटरली, आप कह लीजिए इसको वेटर जो भी आप कह लो, एक उनके लिए जो सीट है ये एडजस्ट कर ली। और ये देख के आप देखोगे कई जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में जो लोग रहते हैं वो देख के काफी गुस्सा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि आज के समय देखिए डोनाल्ड ट्रंप इतना जरा झुक चुके हैं इसराइल के सामने कि इनके लिए यहाँ पर ये सीट एडजस्ट कर रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू को पता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ये करेंगे, उन्होंने खुद सीट पुल करने की कोशिश भी नहीं करी। तो इसको कहते हैं कंप्लीट डोमिनेशन। मैं आपको बता दूं, बाकी किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए ट्रंप ऐसा नहीं करने वाले। ये आप कह लीजिए इजराइल का ही एक दबदबा है, इजरायली लॉबी का दबदबा है यूएसए में कि डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं ना। पहले तो जो ये चेयर एडजस्टमेंट वाला काम था ये हुआ। उसके बाद हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे हर जगह ये लाइन लिख दी, द यूएस विल टेक ओवर द गाजा स्ट्रिप। गाजा पट्टी पर हम कब्जा कर लेंगे और पूरी गाजा पट्टी को रीबिल्ड करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, गाजा में लोग रहते हैं बहुत सारे, मिलियंस ऑफ लोग आज भी रहते हैं, चाहे रेफ्यूजी आप कह लीजिए, चाहे साउथ गाजा में भी रहते हो, उनका क्या होगा? क्योंकि जहां तक ट्रंप का ये कहना है, ये कब्जा लेंगे गाजा को और गाजा के लोगों को एडजस्ट कर लिया जाएगा। उनकी पॉपुलेशन थोड़ी इजिप्ट में चली जाएगी, थोड़ी जॉर्डन में चली जाएगी। तो फिर उसके बाद फिलिस्तीन के लोग, मतलब गाजा के लोग, क्या वापस गाजा पट्टी में कभी जा पाएंगे? उसको लेकर ट्रंप ने एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग आंसर दिया है ना। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं ये जो वर्ड्स हैं, 33 सेकंड की क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें, जहां पर ट्रंप ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं दुनिया के सामने, गाजा पट्टी अब यूएसए की हो गई। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. आई मीन कमाल है। आप अगर सोचकर देखो, गाजा पट्टी में जहाँ पे अब ये कहा जा रहा है बहुत सारी स्टडीज में कि 64,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, अब यहाँ पे जो उनकी जो डेड बॉडीज कहीं पे दबी हुई है मलबे में, हर जगह टूटी फूटी बिल्डिंग्स है, बर्बादी मची हुई है। अब ट्रम्प कहते हैं हम धरती को समथल कर देंगे, गाजा को समथल कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर कोई बॉम्ब, मतलब जो विस्फोट नहीं हुआ, कहीं पर दबा हुआ है, कहीं पर बिल्डिंग आधी टूटी हुई है,
सब कुछ क्लियर, सपाट, पूरी गाजा पट्टी को ये सपाट कर देंगे। इसमें ऑब्वियसली ये कह रहे हैं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वाली जो नौकरियां हैं ये भी क्रिएट होंगी। अब कंस्ट्रक्शन वाली जो ये नौकरियां हैं ये ऑब्वियसली इजराइल फिलिस्तीनियों को तो दे नहीं रहा, इंडियन वर्कर्स ये बुला रहे हैं बहुत सारे, तो शायद इंडियन वर्कर्स की इनको और आवश्यकता होगी ये सब करने में। आई मीन कंस्ट्रक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर अगेन यहाँ पे एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि गाजा पट्टी को आपने फ्लैट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल समथल कर दिया। उसके बाद क्या क्या जो गाजा पट्टी के लोग थे जो कई सदियों से वहां पर रह रहे हैं, क्या वापस अपने घरों में लौट पाएंगे? ट्रंप ने कहा नहीं। ये क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। Peter? Would Palestinians have the right to return to Gaza if they left while the rebuilding was It happening? would be my hope that we could do something really nice, really good, where they wouldn't want to return. Why would they want to return? The place has been hell. It's been Because they're one of the all meanest, toughest Why would they places leave? on earth. And right now, it's. I've seen every picture from every angle, better than if I were there. And nobody can live there. You can't live there. And if Egypt So if we and can Jordan, build, you know- if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build really good quality housing, like a beautiful town, like someplace where they can live and not die. Because Gaza is a guarantee that they're going to end up dying. The same thing's going to happen again. It's happened over and over again, and it's going to happen again as sure as you're standing there, Peter. So I hope that we could do something where they wouldn't want to go back. Who would want to go back? तो ट्रंप का देखिए क्लियरली मानना है कि गाजा में अभी जो भी पॉपुलेशन है इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये लोग अपना कहीं पर इजिप्ट जॉर्डन में इनको छोटे छोटे टाउन दे देंगे, वहां पर ये बस जाएंगे। वापस अगर ये गाजा में आ गए, फिर से हमास वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा, ये लोग इजराइल के अगेंस्ट कुछ करेंगे, फिर से जो भी हुआ है सब कुछ रिपीट हो जाएगा। तो ट्रंप का ये मानना है कि परमानेंटली गाजा सोल्यूशन अगर चाहिए, यहाँ पे वॉर आपको नहीं चाहिए, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर यही है कि ऑल टुगेदर लोगों को ही हटा दो यहाँ से। बहुत ही एक रेडिकल आइडिया है, मुझे पता नहीं कि बहुत सारे और कंट्रीज हैं, ओआईसी है, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहाँ पर वो लोग किस तरीके से इसका ये रिस्पॉन्स करेंगे, क्या वो रिएक्शन देंगे इसका, क्योंकि ट्रंप यहाँ पर ना सिर्फ ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक्स, हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे बदल रहे हैं। और इसका देखिए फायदा ये होगा कि जो आईमैक कॉरिडोर है फाइनली बिना किसी रोक के आगे बढ़ पाएगा। जो एक कॉरिडोर है जिसमें इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा इजराइल के थ्रू। वहां पे दिक्कत यही आ रही थी ना कि इजराइल और देखिए हमास के बीच में वॉर हो गई है, अब कैसे वो कॉरिडोर बिल्ड होगा। तो मान लीजिए आप गाजा की सारी पॉपुलेशन को ही हटा देते हैं और इजराइल के लोग और कुछ अमेरिकन यहाँ पे बस जाते हैं, और ये बहुत ही सुंदर सा एक आप कह लो एक कोस्टल फ्रंट प्रॉपर्टी वाला एरिया यहाँ पे बना देते हैं। कुछ लोग ऐसे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं गाजा की कोस्ट पे बहुत सारे, तो वो भी एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। तो उसके बाद कुछ वॉर तो यहाँ पे होगी नहीं, और ओवरऑल जो आईमैक कॉरिडोर है ये स्मूथली आगे बढ़ पाएगा ना। मुझको यहाँ पे वैसे ऐड करना पड़ेगा कि ट्रंप ने ये सारी बातें बोल तो दी है, मगर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली इमेजेस सामने आएंगी कि अगर ऐसा होता है, अगेन ये ग्राउंड पर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि गाजा के लोगों को घसीट के निकाला जा रहा है अपने घरों से, अपनी धरती से हमेशा के लिए, और वो कभी वहाँ पे वापस आएंगे नहीं। और इससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि ये भी अलाउड है। अगर यूएसए ये कर सकता है, यूएसए के प्रेसिडेंट ये ओपनली कर सकते हैं, तो कल को कोई भी ताकतवर देश जिसके पास ज़्यादा ताकत है ये करना शुरू कर देगा कि एरिया कब्जाओ, आबादी हटाओ, अपनी आबादी वहाँ पे बसा लो। इट इज़ अलाउड। जो जेनोसाइड, डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमन राइट्स के इशू काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं, वो इग्नोर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल इससे देखिए काफ़ी बड़ा सेट हो जाएगा। बट अभी के लिए लग रहा है कि ट्रंप काफ़ी हद तक कन्विंस्ड है, ये मानते हैं कि यही सही रास्ता है पीस का। इनको जेन्युइनली बिलीव है कि अगर वॉर नहीं चाहिए, अगर वायलेंस नहीं चाहिए, तो यही रास्ता इनको अपनाना होगा, नहीं तो कॉन्स्टेंटली वॉर होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, क्या आप लोग ट्रंप के जो आइडिया है इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। कल को ये बहुत बार दोहराया जाएगा ये फॉर्मूला। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में।
और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, डूमा चेयरमैन वोलोदिन रिसेंटली ये आए थे भारत में, इनका एक काफ़ी भव्य वेलकम हुआ। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड, आपको बताना है। चेयरमैन वोलोदिन जो भारत में आए थे, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजराइल, रशिया, यूक्रेन या फिर बेलारूस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सिस बैंक में एक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट में काम करना चाहते हैं, जहां पे आपकी एनुअल सैलरी मिनिमम होगी 5 लाख रुपए पर एनम, साथ में वेरिएबल और इंसेंटिव्स वगैरह ऐड करके कुछ 6 साढ़े 6 लाख के ऊपर हो जाएगी। नाउ एक्सिस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो देखिए आपको करना क्या है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, इधर आपको लिंक मिल जाएगा, बूस्ट योर करियर इन बैंकिंग सेक्टर विद एक्सिस बैंक प्रोग्राम। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, जो स्टेट जिसमें आप रहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कोड मांगा जाएगा। कोड यहाँ पे आपको डाल देना है PD10। बट अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बोल दूं, आप तभी यहां पर अपनी डिटेल्स डालिएगा अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपकी एज 21 से 28 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी है, BCom BA डज नॉट मैटर, कहीं से भी करी है, UGC एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है, 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी प्रूव करना होगा कि आपके पास 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स की फील्ड में, कहीं भी, किसी भी कंपनी में, कहीं भी आपने सेल्स रिलेटेड कुछ काम किया है 6 महीने के लिए, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल अपनी डिटेल्स यहां पर डालिए। अगर इस क्राइटेरिया को आप मीट नहीं करते तो अपनी डिटेल्स यहां पर मत डालिएगा, फायदा नहीं है। हाँ, आप जब यहाँ पे कोड डालते हो, यहाँ पे लिखा है ना एंटर रेफरेंस कोड PD10, तो आप कोड डालते हो तो आपको जल्दी से कॉल आ जाएगा ना। प्रोसेस क्या है देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे डिटेल्स डालोगे, आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा। आपका पहले तो हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि सब कुछ ओके है। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा आपका एक, और उस टेस्ट में आप अगर पास हो जाते हैं, आपकी नॉलेज हमको सफिशिएंट लगती है, उसके बाद एक्सिस बैंक आपका इंटरव्यू लेगा। उस इंटरव्यू के बाद अगर एक्सिस बैंक को लगता है कि आप ठीक है, आप इस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको एनरोल करने के लिए, इस प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए बुलाया जाएगा। और फिर यहाँ पे आपकी शुरू होगी 1 साल की लर्निंग जर्नी, जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंडर जो प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है ये कंप्लीट कर रहे होगे। आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक फी भी पे करनी होगी, जो आपकी पहले साल की सैलरी है उसमें ही काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप डिप्लॉय हो सकते हैं एज एन एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर। एक्सिस बैंक आपको पता होगा, इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया। यहाँ पर एज ए डेप्यूटी मैनेजर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, वो भी प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम में। प्रायोरिटी बैंकिंग समझ लीजिए, 2 टाइप के एक्सिस बैंक में बैंकिंग होती है। एक तो नॉर्मल बैंकिंग, फिर होती है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए, जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, जो 6-7 करोड़ रुपए का लिक्विड अमाउंट रखते हैं अपने अकाउंट में, तो उनके लिए एक अलग से प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। तो वो आपके कस्टमर होंगे, उनसे आपको डील करना होगा, ऑब्वियसली उनसे कैसे बातचीत करनी है। तो ये प्रोसेस समझाने में बैंक 1 साल लेगा टू ट्रेन यू प्रॉपरली। और अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, इस पूरी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये इंश्योर कर लीजिएगा। अगर आप मीट करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल भरिए, कोड डाल दीजिएगा PD10, आपको प्रायोरिटी कॉल आएगी। एंड लेट्स सी, आप प्रोसेस से गुजरते हैं, यू माइट एंड अप विद अ ड्रीम जॉब एट एक्सिस बैंक। सो गुड लक टू यू ऑल। एंड इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।